जय हिंद एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत और इसमें हम लोग सल्तनत काल तक कंप्लीट कर चुके हैं। सल्तनत काल का जो टॉपिक है वो लेक्चर नंबर 6 में कंप्लीट हो चुका है। आज है लेक्चर नंबर 7 और जिसमें हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। सल्तनत काल में जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था तब बताए थे कि दिल्ली से दो साम्राज्य जो है टूटकर अलग हो गया था, एक विजयनगर साम्राज्य, एक बहमनी साम्राज्य। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। चलिए हम लोग देखते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन किया था, क्यों किया था। तो मध्यकालीन भारत है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य। उसके बाद अगला टॉपिक आएगा भक्ति आंदोलन, इसी में बहमनी साम्राज्य को भी ऐड किया जाएगा और लास्ट उसके बाद पढ़ेंगे मुगल वंश। उसके बाद क्या पढ़ना है, मुगल वंश। दिल्ली की सल्तनत के बाद लोधी वंश है। दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश है और लोधी वंश का अंत कौन किया? लोधी वंश का अंत किया आपका, लोधी वंश का अंत करता है आपका बाबर। कौन करता है? बाबर। यानी दिल्ली सल्तनत के बाद हम लोग को पढ़ना था क्या? बाबर यानी मुगल वंश के बारे में। और बाबर आके यहाँ पे मुगल वंश की स्थापना करता है। कौन सा? मुगल वंश की स्थापना करता है। तो लोधी वंश यानी दिल्ली सल्तनत के बाद हम लोग पढ़ना था मुगल वंश। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या हुआ था? दो साम्राज्य जो है टूटकर अलग हो गया था। एक आपका विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और एक है बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य। तो दोनों को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और बीच में एक है भक्ति आंदोलन, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग मुगल में चलेंगे। चलो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं विजयनगर साम्राज्य। आगे आपका टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन किया था भाई? तो किया था आपका हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने। हरियर एवं बुक्का नामक दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1336 ईस्वी में की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। इन दोनों भाइयों को मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्लाम धर्म कबूल करवाया था। देखो मोहम्मद बिन तुगलक जब थे, शासन कर रहे थे दिल्ली सल्तनत पर, तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते थे? तो इस्लाम धर्म इन लोग से कबूल करवाते थे और कबूल करवा ली। उसके बाद बोल रहे हैं कि जाओ दक्षिण भारत में जाकर आक्रमण करो और वहां के साम्राज्य को ध्वस्त कर दो और दिल्ली में इसको मिला लो। कहाँ? तो दक्षिण भारत। तो इन्होंने क्या किया? दक्षिण भारत को मिलाने के लिए भेज दिया। जहां इनकी मुलाकात तो हरियर एवं बुक्का की मुलाकात हो जाती है इनके ही गुरु, किससे हो जाती है? विद्यारण से हो जाती है। तो हरियर एवं बुक्का के गुरु थे विद्यारण। कहाँ पे मुलाकात हो जाती है? दक्षिण भारत में मुलाकात हो जाती है। उसके बाद ये क्या करते हैं? विद्यारण ये हिंदू थे ना, तो इन्होंने हरियर एवं बुक्का को हिंदू में सुही करवाई का मतलब होता है कि हिंदू धर्म की फिर से हिंदू धर्म में परिवर्तन करवाया। सुही करवाया मतलब परिवर्तन करवाया, समझो। गुरु विद्यारण से हुई जिन्होंने इनकी सुही करवाई अर्थात वापस हिंदू धर्म में लाया। इन्होंने दक्षिण भारत के क्षेत्र को जीतने के लिए भेजा गया था ना, तो इन्होंने दक्षिण भारत के क्षेत्र को जीत लेता है। उसके बाद एक नए साम्राज्य की स्थापना करता है। क्योंकि इनके गुरु यहाँ थे ही, तो गुरु से पूछा गया कि क्या किया जाए, जीत तो लिए हैं, तो आगे हम लोग दिल्ली सल्तनत में मिल जाएं या फिर यही पे हम लोग कुछ नया साम्राज्य का स्थापना करते हैं। तो इनके गुरु आइडिया दिए होंगे कि एक नया साम्राज्य बनाओ, नाम रखो विजयनगर साम्राज्य। स्थापना किया और अपने पिता, इनके पिता थे हरियर एवं बुक्का के पिता थे सेवन वंश, तो अपने ही पिता के नाम पर एक वंश चलाया जिसका नाम रखा संगम वंश। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरियर एवं बुक्का नामक भाइयों ने किया। उसके बाद दक्षिण भारत जाके विजयनगर साम्राज्य की, पूरे साम्राज्य की बात किया जाए तो साम्राज्य की स्थापना करता है। उसके बाद एक वंश चलाएगा ना, अपने नाम पर एक वंश चलाएगा। तो इन्होंने अपने बाप का नाम सुझाया और अपने बाप के नाम पर, इनका बाप का नाम था सेवन, तो उन्हीं के नाम पर संगम वंश की स्थापना की। तो संगम वंश की स्थापना कब हुई? 1336 में। कौन किया? हरियर एवं बुक्का नामक भाइयों ने। आज बात समझ। एक राजधानी बनाया हम्पी, कर्नाटक की हम्पी को राजधानी बनाया। कौन? तो हरियर एवं बुक्का ने। पढ़ना क्या होगा? संगम वंश। आइए स्टार्ट करते हैं संगम वंश। संगम वंश के संस्थापक हरिहर प्रथम थे। कौन थे? हरिहर प्रथम थे। इनके दरबार में शायन नामक विद्वान रहते थे। कौन से विद्वान? शायन नामक विद्वान रहते थे, जिन्होंने वेदों पर क्या लिखा था? कमांड लिखा था, यानी
टीका लिखा था। हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, अगला शासक, उसके बाद अगला शासक बनता है हरिहर द्वितीय, फिर अगला शासक बनता है देवराय प्रथम, फिर बनता है आपका देवराय द्वितीय, प्रौढ़ राय। देखो हरिहर प्रथम के बाद इसका छोटा भाई बुक्का प्रथम शासक बना। इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन है? बुक्का प्रथम। किसका भाई था? हरिहर प्रथम का। हरिहर प्रथम का मृत्यु हो जाता है, उसके बाद बनता है आपका इसका भाई, इसका छोटा भाई बुक्का प्रथम। तो बुक्का प्रथम के समय कृष्ण एवं तुंगभद्रा नदी के बीच रायचूर द्वाब पर अधिकार करने के लिए बहमनी साम्राज्य से क्या होता है ना, युद्ध प्रारंभ हो जाता है। बहमनी साम्राज्य किसे टूटा था? तो बहमनी साम्राज्य आपका टूटा सा मोहम्मद बिन तुगलक यानी दिल्ली सल्तनत से। क्वेश्चन आएगा कि रायचूर द्वाब पर जब युद्ध हो रहा था तो उस समय संगम वंश का शासक कौन था? तो संगम वंश का शासक हुआ करता था बुक्का प्रथम। तो अच्छा, उसके बाद ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बुक्का प्रथम के समय कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के बीच रायचूर द्वाब जो था वो किस नदियों के बीच में था? तुंगभद्रा एवं कृष्णा नदी के बीच में था। तो इसके समय कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के बीच रायचूर द्वाब पर अधिकार करने के लिए बहमनी साम्राज्य से क्या होता है ना, युद्ध हो जाता है। और यह युद्ध लगभग 200 सालों तक चलता है और अंततः लास्ट में सफलता मिलती है आपको विजयनगर साम्राज्य की मिलती है। इसके समक्ष बहमनी शासक मोहम्मद प्रथम ने आक्रमण किया। इस आक्रमण में बुक्का प्रथम जो है पराजित हो गया। रायचूर द्वाब के लिए 200 सालों तक युद्ध होता है, जिसमें लास्ट में क्या बोलते हैं, विजय किसका होता है? तो विजयनगर साम्राज्य को होता है। जब रायचूर द्वाब को लेकर युद्ध होता है तो किसके किसके बीच होता है? मोहम्मद प्रथम के बीच और आपका बुक्का प्रथम के बीच होता है। बुक्का प्रथम आपका पराजित हो जाता है। अगला शासक बनता है देवराय प्रथम। कौन बनता है? देवराय प्रथम बनता है। देवराय प्रथम बनता है। इसने अपने सेना में तुर्क धनुर्धारी को शामिल किया था। कौन? तो देवराय प्रथम ने। इसने तुंगभद्रा नदी पर नहर बनवाया ताकि सिंचाई हो सके। इसके समय बहमनी शासक फिरोज शाह बहमन ने आक्रमण किया। तो जब देवराय प्रथम था विजयनगर साम्राज्य का शासक या फिर संगम वंश का शासक, तो कौन से बहमन साम्राज्य ने आक्रमण किया था? फिरोज शाह बहमन ने। कौन? फिरोज शाह बहमन ने आक्रमण किया था। लेकिन देवराय प्रथम ने क्या किया? तो फिरोज शाह बहमन को पराजित कर दिया, किंतु दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। देवराय प्रथम ने अपनी सेना में मुस्लिमों को भी रखना प्रारंभ किया था। इसके समय इटली यात्री निकोलो डी कांटी आया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट किया जाए। निकोलो डी कांटी किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय प्रथम किस वंश से बिलोंग करता है? तो संगम वंश से। किस साम्राज्य से बिलोंग करता है? तो विजयनगर साम्राज्य से भारत आया था। इसके बाद अगला शासक बनता है देवराय द्वितीय। कौन बनता है भाई? देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय इसके समय में संगम वंश का सर्वाधिक विकास होता है। यह संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक माना गया। इसने श्रीलंका अभियान किया। इस प्रकार श्रीलंका अभियान करने वाला देवराय द्वितीय तीसरा शासक बन जाता है। पहला कौन किया था? तो राजा राज किया था। दूसरा कौन किया था? तो राजेंद्र चोल या फिर राजेंद्र प्रथम किया था। और तीसरा कौन किया है श्रीलंका पर आक्रमण? तो देवराय द्वितीय। वह अपनी सिंहासन की बगल में पुराण रखता था। कौन? तो देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय को हाथी मारने का शौक था, इसलिए इसको गज वेद का भी कहा जाता है। गज वेद का किसको कहा जाता है? तो देवराय द्वितीय को। क्यों? क्योंकि इनको हाथी मारने का शौक था। अगला है, इसी के दरबार में अब्दुल रज्जक आया था। अब्दुल रज्जक किसके दरबार में आया था? तो देवराय द्वितीय के दरबार में आया था, जिसका यात्रा का विवरण मिलता है मतलाए शाहीन। यानी मतलाए शाहीन किसकी पुस्तक है? अब्दुल रज्जक की है। कहीं कहीं अब्दुल लिखल रहता है, वही अब्दुल तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला वह, और कहीं कहीं अब्दुल लिखल है।
जो फारसी में लिखा है, तो मतलब ये शाहीन किस भाषा में लिखा गया है? फारसी भाषा में लिखा गया है। कौन लिखा है? अब्दुल रज्जक ने लिखा है। अब्दुल रज्जक जो है किसके शासनकाल में आया था? तो ये आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। इस पुस्तक को यानी मतलब ये शाहीन से विजयनगर का प्रशासनिक जानकारी मिलता है, यानी प्रशासन के बारे में अच्छे ढंग से लिखा गया है। किसमें? तो मतलब शाहीन में। इसे में लिखा है, मतलब शाहीन में ही लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाह थे। विजयनगर साम्राज्य में कितने बंदरगाह थे? तो 300 बंदरगाह थे। अब देखते हैं मल्लिका अर्जुन, एक पुस्तक है मल्लिका अर्जुन। इसके समय संगम वंश का पतन प्रारंभ हो गया। सॉरी, मल्लिका अर्जुन पुस्तक नहीं है। अगला शासक कौन होता है? मल्लिका अर्जुन। और इसके समय मल्लिका अर्जुन के समय संगम वंश का पतन प्रारंभ हो गया, यानी अब क्या बोलते हैं इसको, लास्ट पोजीशन में आ गया था। इसे प्रौढ़ देवराय कहा जाता है। किसको? मल्लिका अर्जुन को। मल्लिका अर्जुन को कौन सा क्या कहा जाता है? तो प्रौढ़ देवराय कहा जाता है। संगम वंश का अंतिम शासक बनता है विरूपाक्ष द्वितीय। कौन होता है? विरूपाक्ष द्वितीय। देखो बहुत सारे और भी शासक हुए होंगे, जैसे कि विरूपाक्ष प्रथम है। इसका मतलब है इसमें और एक राजा होगा विरूपाक्ष प्रथम, लेकिन विरूपाक्ष प्रथम का नाम कहीं नहीं आया, कुछ काम नहीं किए होंगे, अयोग होंगे, तो उसको साइड कर दिए इतिहासकार। तो विरूपाक्ष द्वितीय की जिसकी हत्या सालुब नरसिंह ने कर दी और संगम वंश के स्थान पर सालुब वंश की स्थापना कर दिया गया। इस घटना को विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में प्रथम बलहार की घटना कहा जाता है। प्रथम बलहार की घटना क्या था? तो संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को सालुब नरसिंह ने मार दिया और मारने की इस घटना को कहा गया प्रथम बलहार की घटना। और संगम वंश के स्थान पर सालुब वंश की नींव डाली। कौन? तो सालुब नरसिंह ने। अगला क्या पढ़ना होगा? सालुब वंश। तो विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने शासन किया। ट्रिक है आपका संगम सतवा। कौन सा ट्रिक है? संगम सतवा। यानी पहले आया संगम वंश, जिसको पढ़ चुके हैं। संगम वंश में कौन कौन से राजा महान हुए हैं? तो संगम वंश में हम लोग देखें हरिहर ने स्थापना किया, अगला शासक बना बुक का। और उसके बाद अगला शासक कौन बनता है? तो अगला शासक बनता है आपका हरिहर द्वितीय, फिर बनता है देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, फिर आपका प्रौढ़ राय या फिर प्रौढ़ राहिट को ही कहा गया है मल्लिका अर्जुन। फिर अगला एकदम लास्ट में शासक बनता है आपका कौन? तो लास्ट में शासक बनता है विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या कर दी जाती है सालुब नरसिंह के द्वारा और सालुब ने एक नया वंश का स्थापना करता है अपने नाम पर, सालुब वंश। तो अगला क्या पढ़ना होगा? सालुब वंश। उसके बाद इसको सालुब वंश के भी कोई अगला शासक होगा एकदम लास्ट वाला, उसको कोई मारेगा और स्थापना करेगा तुलुक वंश का। और तुलुक वंश के भी कोई अंतिम शासक होंगे जिसको कोई मारेगा और एक नया वंश का स्थापना करेगा आरवीडी वंश। तो ये पूरे चारों जो हैं विजयनगर साम्राज्य में ही चले थे, विजयनगर साम्राज्य के ही पार्ट थे, यानी विजयनगर साम्राज्य में ही शासन किए। जिस तरह मगध पर बहुत सारे 7 राजवंशों ने राज किया है, उसी तरह विजयनगर साम्राज्य में भी 4 राजवंशों ने राज किया है। अगला क्या पढ़ना है? सालुब वंश। देखो सालुब वंश के संस्थापक सालुब नरसिंह थे। कौन थे? सालुब नरसिंह थे। इस वंश का अंतिम शासक हो जाता है इमाइड नरसिंह। सालुब वंश का अंतिम शासक इमाइड नरसिंह। इमाइड नरसिंह की हत्या कर दिया जाता है किसके द्वारा? तो वीर नरसिंह के द्वारा। और सालुब वंश के स्थान पर तुलुक वंश की स्थापना कर दिया गया। अब क्या पढ़ना है? तुलुक वंश। और इस घटना को यानी सालुब वंश को हटाकर जो तुलुक वंश की स्थापना किया गया, वीर नरसिंह ने जो है इमाइड नरसिंह को मारा। इस घटना को कहा जाता है विजयनगर साम्राज्य में द्वितीय बलहार की घटना। द्वितीय बलहार की घटना। अगला देखो तुलुक वंश। तो तुलुक वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? वीर नरसिंह। संस्थापक कौन हो गए तुलुक वंश के? वीर नरसिंह, जिसका पुर्तगाली गवर्नर अल्मोड़ा से अच्छा संबंध था। ऐसा कहा जाता है कि तुलुक वंश के जो संस्थापक थे वीर नरसिंह, इनका संबंध किससे था? तो पुर्तगाली गवर्नर अल्मोड़ा से था। पुर्तगाली गवर्नर किससे था? अल्मोड़ा से था। इसने 1505 ईस्वी में अल्मोड़ा के साथ घोड़े के लिए व्यापारिक संधि भी कर रखा था। कौन?
तो आपका वीर नरसिंह ने 1509 ईस्वी में वीर नरसिंह की मृत्यु हो गई। और अगला शासक बनता है कृष्णराय देव यानी KDR कृष्णदेवराय। कौन अगला शासक बनता है? कृष्णदेवराय। यह तुलु वंश का सबसे प्रतापी शासक माना गया। इसने रायचूर द्वाब पर अधिकार कर लिया। रायचूर द्वाब पर कौन अधिकार कर ले रहा है? तो आपका कृष्णदेवराय। और इस उपलक्ष्य में उसने अंध्र पितामह तथा अभिनव भोज की उपाधि धारण किया। इस उपलक्ष्य में तो रायचूर द्वार पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में कौन कौन सी उपाधि धारण करता है? अंध्र पितामह और अभिनव भोज की उपाधि धारण करता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अभिनव भोज की उपाधि धारण करने वाले शासक का क्या नाम है? तो आपका हो जाएगा KDR यानी कृष्णदेवराय। इसने यमन राजा से स्थापनाचार्य की भी उपाधि धारण किया था। यह एक विद्वान शासक था जिसने अमुक्त मलयाद नामक पुस्तक की रचना की थी। तो अमुक्त मलयाद नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया है? अमुक्त मलयाद नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया है भाई? तो आपका KDR यानी कृष्णदेवराय के द्वारा किया गया है। यह पुस्तक तेलुगु भाषा में है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अमुक्त माल्यवाद पुस्तक किस भाषा में लिखा गया है? तो तेलुगु भाषा में है। इसने संस्कृत भाषा में जामवती कल्याणम नामक पुस्तक की रचना की है। तो जामवती कल्याणम जामवती कल्याणम नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया है? KDR यानी कृष्णदेवराय के द्वारा। किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। कृष्णदेवराय की बात समझ में आ गया। अगला है अमुक्त मलयाद पुस्तक से विजयनगर साम्राज्य के इतिहास का पता चलता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझे के बाबरी में लिखा है कि दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली शासक उस समय कृष्णदेवराय ही था। कृष्णदेवराय ने नागलपुर शहर की स्थापना की। कौन सी शहर? तो नागलपुर शहर की स्थापना की और वहां के विठल स्वामी मंदिर तथा हजरा मंदिर का निर्माण कराया है। तो हजारा मंदिर का निर्माण कौन कराया है? कृष्णदेवराय। विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कौन कराया है? तो आपका कृष्णदेवराय। कहाँ पे और किस शहर की स्थापना किया है? तो नागलपुर शहर की स्थापना किया है। किसके समय? तो कृष्णदेवराय के समय इटली यात्री डोमिगो पायस कौन आया था? डोमिगो पायस आया था तथा पुर्तगाली यात्री आया था बारबोसा। कौन आया था? बारबोसा नहीं, बारबोसा। इनका पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के साथ अच्छा संबंध था। इसके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख विद्वान रहते थे जिन्हें क्या कहा जाता है? तो संयुक्त रूप से अष्टदिग्गज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अष्टदिग्गज कहा जाता है। इस अष्टदिग्गज में सबसे प्रमुख अली पेडन्ना कौन थे? असली पेडन्ना थे जिन्हें तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता है। तेलुगु भाषा का पितामह किसको कहा जाता है? तो आलसी पेडन्ना को। इनका नाम है आलसी, लेकिन आलसी थे नहीं। तेलुगु भाषा का पितामह किसको कहा जाता है? आलसी पेडन्ना को कहा जाता है। इन्होंने आलसी पेडन्ना ने हरिकथा तथा मनुचरित नामक पुस्तक की रचना की है। इसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। इनके शासनकाल को क्या कहा जाता है? तो तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल। कृष्णदेवराय के शासनकाल को। अष्टदिग्गज के दूसरे स्थान पर तेलानी राम थे। कौन थे? अष्टदिग्गज के जो 8 विद्वान थे ना, उसमें जो दूसरे नंबर पे रहते थे उनका नाम था तेलानी राम, जिसकी रचना पंडुरंग महामत्य है। यह मंत्री के पद पर भी थे और इन्होंने अंधविश्वास से जनता को दूर किया। इनके दरबार में लक्ष्मीधर नामक संगीतकार रहता था जिन्होंने
सूर्योदय नामक ग्रंथ लिखा है। तो संगीत सूर्योदय नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो लक्ष्मीधर द्वारा लिखा गया है। लक्ष्मीधर क्या था? तो एक संगीतकार था। किसके दरबार में रहता था? तो कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था। कृष्णदेव राय 510 ईस्वी में बद्र के शासक बिदर के शासक महमूद शाह को पराजित किया। अब इनका युद्ध हो जाता है कृष्णदेव राय का 1510 ईस्वी में किसे? तो बिदर के शासक महमूद शाह से, और महमूद शाह को पराजित कर देते हैं कृष्णदेव राय। 1512 ईस्वी में रायचूर द्वाब तथा गुलबर्ग के दुर्ग भी जीत लिया। इन्होंने उड़ीसा के साथ साथ प्रताप रुद्रदेव से संधि की और उसकी पुत्री से विवाह कर लिया। 1520 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा को हराकर वारंगल पर अधिकार कर लिया। मात्र 10 वर्ष में ही कृष्णदेव राय ने अपने सभी विरोधियों को पराजित कर दक्षिण भारत में स्वयं विजयनगर की प्रभुत्व स्थापित कर ली। 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है। अगला शासक बनता है अच्युत रायदेव। कौन बनता है? अच्युत रायदेव। इसके समय पुर्तगाली यात्री आया था नुनीज। तो नुनीज किसके समय आया था? अच्युत रायदेव के समय। अच्युत रायदेव के समय आया था। इसने प्रांतों पर नियंत्रण करने के लिए महामंडलेश्वर नामक पद बनाया। इसके समय ही इस वंश का बिखराव शुरू हो गया। किस वंश का? तुलु वंश का। इस वंश का अंतिम शासक था सदाशिव राव। कौन था? सदाशिव राव। इसका सेनापति राम राय था। राम राय ने शासन की सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली और वह एक साम्राज्यवादी सेनापति था जिसने बहमनी साम्राज्य के 5 राज्य बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बिदर और अहमदनगर में फूट डालने की कोशिश की, किंतु इसके विपरीत परिणाम हुआ। बहमनी साम्राज्य के 5 राज्य से बरार को छोड़कर शेष चारों ने मिलकर 1565 ईस्वी में विजयनगर पर हमला कर दिया और इस युद्ध में तालीकोटा का युद्ध कहा गया। इस युद्ध को क्या कहा गया? तो तालीकोटा का युद्ध कहा गया और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत कर दिया गया। युद्ध के मैदान में राम राय मारा गया। सदाशिव राय ने अपना अगला सेनापति तिरुमल को बना दिया। किसको बना दिया? तिरुमल को बना दिया। तिरुमल ने सदाशिव राय की हत्या कर दी और एक नया वंश आर्विडो वंश का स्थापना किया। तो अगला वंश कौन सा आ जाएगा? आर्विडो वंश। आर्विडो वंश के संस्थापक कौन आ जाएंगे? तो तिरुमल। तिरुमल ने किसको मारा? तो तिरुमल ने मारा था आपको सदाशिव राय। इसका कौन था? राजा था। और तिरुमल कौन था? तो सेनापति था सदाशिव राय का। सदाशिव राय ने अपना अगला सेनापति तिरुमल को बनाया। तिरुमल ने सदाशिव राय की हत्या कर दी और एक नया वंश का स्थापना किया जिसका नाम रखा आर्विडो वंश। और आर्विडो वंश के संस्थापक हो जाते हैं तिरुमल। यह वंश अधिक दिन तक नहीं शासन कर सका। इस वंश का अंतिम शासक रंगादित्य को पराजित करके शिवाजी ने उस क्षेत्र को मराठा साम्राज्य में मिला लिया। अंततः विजयनगर साम्राज्य को तेलुगु भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसको पहले बता चुके हैं। अंततः जो विजयनगर साम्राज्य भी आपका मराठा साम्राज्य में मिल गया। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं। इन लोग का प्रशासन किस तरह का था? विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी कृष्णदेव राय की रचना अमूर्त माल्यवाद या फिर अब्दुल रजक की रचना में मिलता है। अब्दुल रजक की रचना है या फिर कृष्णदेव राय की रचना जो अमूर्त माल्यवाद है उससे हम लोग को मिल जाता है। किसके बारे में जानकारी? तो विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक क्षेत्र के बारे में जानकारी, यानी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी। इस समय राजा अपनी राज्याभिषेक के समय एक विशेष प्रकार का यज्ञ करता था। ऐसा लिखा गया है पुस्तक में कि जब राजा अपना राज्याभिषेक करता था तो एक विशेष प्रकार का क्या करता था? यज्ञ करता था और इसके समय पूरे साम्राज्य को इन नामों से जाने जाते थे।
यानी सबसे ऊपर में था केंद्र यानी सेंट्रल, उसके नीचे में था आपका प्रांत, मंडल, इसको प्रोविडेंस डिवीजन कहा गया। उसके नीचे में काम करता था आपका जिला यानी कोट्टम, जिला के लिए कोट्टम, यूपीएससी द्वारा पूछा गया था। कोट्टम और वलनाडु, कोट्टम और वलनाडु। अगला उससे नीचे काम करता था आपका तहसील, जिसको मेला ग्राम कहते हैं, तहसील या फिर मेला ग्राम। और सबसे नीचे था आपका ग्राम, ग्राम को कहा जाता था उर। ग्राम के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? उर। कृष्णदेवराय के समय प्रांतों की संख्या 6 हुआ करती थी। अच्युत देवराय के समय प्रांत का प्रशासन प्रांतपति से लेकर महाविंडलेश्वर नामक अधिकारी को दे दिया गया। कृष्णदेवराय ने नयंगर व्यवस्था लाया। इसके तहत अधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर भूमि दान दिया जाता था और यह मुगल कालीन सामंती व्यवस्था तथा दिल्ली सल्तनत की एकता व्यवस्था के समान उभरी या फिर थी। इसके समय सैनिकों को दान में दी गई भूमि को अमर भूमि, सैनिकों को जो दान में दिया जाता था भूमि, उसको अमर भूमि कहा गया। और इस भूमि को प्राप्त करने वाला को अमर नायक कहा गया। जो भूमि दान में दी जाती थी सैनिकों को, उसको अमर भूमि कहा गया। और जो भूमि को लेते थे, ग्रहण करते थे, उसको अमर नायक कहा गया। मंदिर में दान दी गई भूमि को देवभूमि कहा जाता था। अगला देखो, इस समय सैन्य विभाग को कदाचार कहा जाता था। भूराजस्व को रिश्वत, सैन्य विभाग को कदाचार, और इस कर को वसूल करने वाले अधिकारी को आथवन कहते थे। कर का मुख्य आधार कृषि हुआ करता था। इस समय 4 प्रकार के भूमि प्रचलन में थे। कौन सा भूमि? तो सिंचाई भूमि, बागानी भूमि, और बागानी को ही कहा गया है बागती भूमि। तीसरा है आपका ऊसर भूमि, और चौथा है आपका जंगली या फिर वन भूमि। संचित भूमि किस तरह का था? तो संचित भूमि यह सबसे उपजाऊ भूमि थी। संचित भूमि कैसी थी? तो सबसे उपजाऊ भूमि थी। यहाँ बिना किसी सिंचाई साधन के ही अच्छी फसल हुआ करती थी। इस पर सर्वाधिक टैक्स लगाया जाता था। तो सर्वाधिक टैक्स किस भूमि पर? सिंचाई भूमि पर। सिंचाई भूमि पर सबसे अधिक उपज, तो सबसे अधिक टैक्स। बिना किसी सिंचाई के साधन से ही अच्छा फसल उगाया जाता था। किस भूमि पर? सिंचाई भूमि पर। अगला देखते हैं बागानी भूमि। बागानी भूमि या फिर बागाती भूमि। बागानी भूमि पर बागानी फसल जैसे हो गया मसाला की खेती इत्यादि का फसल उगाए जाते थे, और इस पर टैक्स जो है संचित भूमि से कम था। उसके बाद आता है आपका ऊसर भूमि। वैसी भूमि थी जिस पर प्रति वर्ष कृषि नहीं होती थी। यह अधिकतर समय तक सूखा ग्रस्त रहता था और इस पर टैक्स जो है कम था, बागानी से कम था। अगला आता है आपका जंगली भूमि। कौन सा आता है? जंगली भूमि या फिर वन भूमि। इस भूमि का अधिकतर भाग वन का विस्तार था और इस पर कृषि का कार्य ना के बराबर होता था। इस भूमि पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि किस भूमि पर टैक्स नहीं लिया जाता था? तो जंगली या फिर वन भूमि पर। जंगली भूमि पर, या फिर इसी को कहा गया है वन भूमि। वन भूमि पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था। इस समय दासों को खरीद बिक्री के लिए वेश बाग नामक बाजार होता था। एक बाजार नियुक्त किया गया था जिसका नाम रखा था वेश बाजार। वहां की क्या होता था? तो वहां आपका दासों को खरीद बिक्री किया जाता था। विजयनगर साम्राज्य की सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का वरहा था। विजयनगर साम्राज्य में सबसे ज्यादा प्रचलन जो सिक्का था वो वरहा था। और वरहा किस टाइप का था? तो आपका स्वर्ण सिक्का होता था जो 52 ग्रेन का होता था। कितने ग्रेन का? 52 ग्रेन का होता था। और इसे ही पैगोडा कहा गया है। क्या कहा गया है? पैगोडा। अगला है चांदी के छोटे सिक्के को तार कहा जाता था। हरियर प्रथम के सिक्के को हनुमान एवं गरुड़ की आकृति अंकित थी।
देखो हरिहर प्रथम ने जो सिक्का चलाया उस पर हनुमान और गरुड़ की आकृति मिली हुई है। सदाशिव राय के सिक्के पर लक्ष्मी नारायण के अंकन मिलता है। पुर्तगालियों ने विजयनगर साम्राज्य के सिक्कों की तुलना जो है हुन से की है। किससे की है? हुन से की है। और इस समय महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी मानी जाती थी। मनोरंजन के साधन के रूप में इस समय शतरंज का प्रचलन था और इस समय मंदिर निर्माण के क्षेत्र में प्रवीण शैली का विकास हुआ। इस समय में विजयनगर साम्राज्य में अब देखते हैं विजयनगर काल में आए विदेशी यात्री। कौन कौन विदेशी यात्री आपका विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में आया था और किसके साम्राज्य में आया था? किस शासक के साम्राज्य में आया था? देखो यात्रियों के इधर यहाँ देश है, किस देश का था और भारत का शासक उस समय कौन था, यानी विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? निकोलो दे कांटी इटली का था। निकोलो दे कांटी इटली, कांटी कहाँ का था? इटली का था। और देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। अब्दुल रज़्ज़क़ कहाँ का था? फारस का था। देखो अब्दुल रज़्ज़क़ फारस का था। यहाँ पे भी रॉ है और यहाँ पे भी आपका रॉ है। रज़्ज़क़ फारस, कांटी इटली, रज़्ज़क़ फारस। देवराय द्वितीय, एक जोड़ देना है। देवराय द्वितीय के शासनकाल में आएगा कौन? अब्दुल रज़्ज़क़। बार्थोमा कौन आएगा? बार्थोमा कहाँ का था? इटली का था। बार्थोमा कहाँ का था? इटली का था। वीर नरसिंह के शासनकाल में आया था। बारबोसा पुर्तगाली था। बारबोसा के कहाँ का था? पुर्तगाल का था, यानी पुर्तगाली था। कृष्ण देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। उसके बाद है आपका डोमिगो पायस इटली का था। देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। और नूनीज आया था आपका, पुर्तगाली था। यह अच्युत राय देव के शासनकाल में आया था। नूनीज किसके शासनकाल में आया था? तो अच्युत देवराय के शासनकाल में आया था। अब हम लोग बात करने वाले हैं बहमनी साम्राज्य के बारे में। किसके साम्राज्य के बारे में? बहमनी साम्राज्य के बारे में। ये देखो आपका बहमनी हो गया, ये हो गया खानदेश, ये हो गया आपका विजयनगर साम्राज्य। ये हो गया क्या? विजयनगर साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य, ये हो गया विजयनगर साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य आपका 5 भागों में बटा हुआ था। बरार, बिदर, गोलकुंडा और दो ये सब नहीं बुझा रहा है, अभी बता देंगे। चलो देखो विजयनगर बहमनी साम्राज्य, तो इस वंश की स्थापना 1347 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय हसन गंगू ने किया था। कौन किया था भाई? हसन गंगू ने किया था। इसको पहले भी पढ़ा चुके हैं। इसका मूल नाम था अलाउद्दीन बहमनी। क्या नाम था? अलाउद्दीन बहमनी, जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक से टूटकर एक अपने ही नाम पर नया साम्राज्य स्थापित करता है, बहमनी साम्राज्य। हसन गंगू ने अपनी राजधानी गुलबर्ग को बनाया तथा इसका नाम अहसनाबाद रखा। अहसनाबाद किसका नाम है? तो गुलबर्ग का नाम है। बहमनी साम्राज्य की भाषा मराठी थी तथा इनकी मुद्रा हुड हुआ करती थी। हसन गंगू के बाद मोहम्मद प्रथम शासक बनता है। हसन गंगू के बाद कौन शासक बनता है? तो मोहम्मद प्रथम। इसने रायचूर पर अधिकार करने के लिए बुक्का प्रथम से युद्ध किया था। बुक्का प्रथम में भी पढ़ाए तो बता रहे थे कि बुक्का प्रथम का युद्ध होता है आपको मोहम्मद प्रथम से बुक्का प्रथम का युद्ध होता है। इसको लेकर रायचूर पर अधिकार को लेकर, रायचूर द्वार को अधिकार को लेकर युद्ध क्या? युद्ध में विजय रहा। कौन विजय रहा है? तो आपका मोहम्मद प्रथम विजय रहता है। और इस वंश का अगला शासक फिरोज शाह बहमन बनता है। फिरोज शाह बहमन, इसने भी रायचूर पर अधिकार कर लिया और विजयनगर साम्राज्य देवराय प्रथम से युद्ध किया। इस युद्ध में विजय रहा। अगला शासक बनता है आपका शिहाबुद्दीन। कौन बनता है? शिहाबुद्दीन ने राजधानी गुलबर्ग से बिदर ले आया। कहाँ पे? शिहाबुद्दीन ने राजधानी कहाँ ले आया है? तो गुलबर्ग से बिदर। गुलबर्ग का क्या नाम था? गुलबर्ग का नाम था आपका, गुलबर्ग का क्या नाम था? देखो यहाँ पे अहसानाबाद।
इस वंश का अगला शासक बनता है अलाउद्दीन हुमायूं। बहमनी साम्राज्य का अगला शासक कौन बनता है? अलाउद्दीन हुमायूं बनता है। अलाउद्दीन हुमायूं बनता है और यह एक क्रूर शासक था, अतः इसे जालिम हुमायूं भी कहा जाता है। इसके प्रधानमंत्री का नाम था वजीर मोहम्मद गवा। प्रधानमंत्री यानी वजीर का नाम था मोहम्मद गवा, जो एक योग्य व्यक्ति था। ये पत्रों का संग्रह क्या करता था? इसके पत्रों का संग्रह रियाजुल इंसा कहलाता है। जो अखबार थे उसका संग्रह क्या करता था, और जो संग्रह हुआ अखबार था उसको रियाजुल इंसा कहा गया। इस वंश का अंतिम शासक होता है आपका कलीमुल्ला। कलीमुल्ला। और कलीमुल्ला के समय ही इसी के समय बहमनी साम्राज्य जो है 5 भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन सा? बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और विदर। बीजापुर, अहमदनगर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और आपका विदर। बरार को किस वंश ने संभाला? तो इमाद शाही वंश। बीजापुर को दे दिया गया आदिल शाह शाही वंश, अहमदनगर को दे दिया निजाम शाही वंश, और गोलकुंडा को दे दिया गया कुतुब शाही वंश, और विदर को दे दिया गया विदर शाही वंश। संस्थापक कौन हो जाते हैं? तो इमाद शाही वंश के संस्थापक हो जाते हैं आपके फतेह उल्लाह इमाद। फतेह उल्लाह इमाद कब की स्थापना? 1484 को। कहाँ क्षेत्र लिया? महाराष्ट्र वाला क्षेत्र। उसके बाद बीजापुर के वंश जो हो जाता है, बीजापुर का वंश आदिल शाही वंश। आदिल शाही वंश के संस्थापक हो जाते हैं यूसुफ आदिल खान। कौन हो जाता है? यूसुफ आदिल खान। कब स्थापना करते हैं? 1489 में। कहाँ पे? कर्नाटक वाला क्षेत्र में। उसी तरह अहमदनगर निजाम शाही वंश संस्थापक मलिक अहमद। निजाम शाही वंश के संस्थापक मलिक अहमद। स्थापना कब किए? 1490 को। कहाँ? तो महाराष्ट्र वाले एरिया में। उसके बाद है गोलकुंडा। कौन सा वंश? तो कुतुब शाही वंश। कुली कुतुब शाह संस्थापक कौन हो जाते हैं? कुली कुतुब शाह। कब स्थापना करते हैं? 1512 में, तेलंगाना वाला क्षेत्र में। और लास्ट में आपका आता है विदर शाही वंश। अमीर अली विदर 1526 में कर्नाटक। और यही 1526 में हम लोग क्या पढ़े थे? पानीपत का युद्ध हो रहा है उधर। इधर आपका बहमनी साम्राज्य का बंटवारा हो रहा है कर्नाटक वाला क्षेत्र में। देखो, हरियर एवं बुक्का को विजय साम्राज्य की स्थापना की प्रेरणा गुरु विद्यारण तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सारण से मिली थी। अभी बताए थे कि विजयनगर साम्राज्य को स्थापना करने का प्रेरणा कौन दिया था? इसके गुरु विद्यारण। ये थे तो उत्तर भारत में, आ गए थे दक्षिण भारत में जीतने के लिए। जब जीत लिए तो इनकी मुलाकात हो जाती है इनके गुरु विद्यारण से। विद्यारण ने फिर मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में सही करवाई थी, बता चुके हैं अभी। चलो, हम्पी यानी हस्तिनावती को कर्नाटक प्रांत में अवस्थित है, जो विजयनगर के प्राचीनतम राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। कृष्णदेव राय अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पेडन्ना सर्वप्रमुख था, जो संस्कृत तथा तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर के नगरों एवं शासक की काफी प्रशंसा की है। उसके अनुसार कृष्णदेव राय एक महान शासक, एक न्यायप्रिय व्यक्ति था। देवराय द्वितीय साहित्य का महान संरक्षक था और स्वयं संस्कृत का एक प्रखंड विद्वान था। उसने 2 संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं बादनारायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका की रचना की है। फारसी यात्री अब्दुल रज़्ज़क़ था। भारत में देवराय द्वितीय के दरबार में आया था, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। 26 जनवरी 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण की संयुक्त सेनाओं के बीच परिषद तेलीकोटा का युद्ध होता है। तो तेलीकोटा का युद्ध याद रखना भाई 1565 में होता है। कब? तो 26 जनवरी 1565 को होता है, दक्षिण भारत और विजयनगर साम्राज्य के संयुक्त सेना के बीच।
तेलिकोटा का युद्ध। इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी सेवाल था। अच्युत देव राय ने नायकों की उस श्रीलंका को रोकने के लिए महामंडलेश्वर नामक अधिकारी नियुक्त किया हुआ था। विजयनगर साम्राज्य में शिष्ट नामक भूमिकर राजकीय आय का प्रमुख स्रोत था, जबकि केंद्रीय राजस्व विभाग 98 के नाम से जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य में चिट्ठियों के समतुल्य व्यापार करने वाले तथा दस्तकर वर्ग के लोग को वीर पंचाल कहा जाता था। इस समय खेत में लगे कृषक मजदूर को उदी कहा जाता था। भूमि के क्रय विक्रय के साथ उदी का भी हस्तांतरण हो जाता था। गोलकुंडा का युद्ध विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय एवं कुली कुतुब शाह के बीच लड़ा गया था। विजयनगर समाज में भूमि राजस्व को ही राजकीय आय का प्रमुख साधन था और यह भूराजस्व वित्तीय व्यवस्था का प्रमुख विशेषता भी था। भंडारवाद ग्राम ऐसे ग्राम को कहा जाता है जिनकी भूमि राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थी। इन ग्रामों के किसान सीधे राज को कर देते थे। अब देखते हैं अल्लाह सानी पेडन्ना कृष्णदेवराय के अष्टदिग्गज कवियों में सर्वप्रमुख थे। उसने मनुकारिता की रचना की है। उन्हें आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्तवाद तथा संस्कृत में जमवती कल्याण और उषा परिणय नामक ग्रंथ की रचना की है। सदाशिव राय के अभिलेखों से सूचना मिलती है कि उसने अपने शासनकाल में नाइयों को व्यावसायिक कर से मुक्त कर दिया था। विजयनगर काल में नायकों को दंड नायक कहा जाता था और अधिकांश वे ब्राह्मण होते थे। नायनार व्यवस्था सबसे अधिक तमिलनाडु में प्रचलन में था। चलो अब आ जाता है आपका वन लाइनर क्वेश्चन। तो वन लाइनर क्वेश्चन को हम लोग इसके बाद में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये सब ज्यादा रटने वाला था, ये सब समझने वाला बस यही था आपको। 4 वंश पढ़ा है किसमें, तो 4 वंश पढ़ा है आपका विजयनगर साम्राज्य में। उसके बाद आएंगे हम लोग ब्राह्मण साम्राज्य। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।